हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज गोलेकर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी वाले सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है वाक्य भेद। आज हम जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के भेद क्या होते हैं, उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। सो हम वाक्य को जानेंगे और वाक्य के भेद को जानेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्पेशली खास तौर पे अगर देखा जाए तो वो 12th एमपी बोर्ड जो है उसमें ये पूछा जाता है वाक्य भेद, वाक्य के प्रकार पूछे जाते हैं, उससे प्रश्न दिए जाते हैं और आपको परिवर्तित करना होता है कि इस वाक्य को इस वाक्य में परिवर्तित करिए। सो अभी यह सब हम देखेंगे और 10th में भी पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण भाग है। सो बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वाक्य भेद जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि वाक्य होता क्या है, वाक्य बनता कैसे है, क्या होता है वाक्य। तो देखिए स्टूडेंट्स, वाक्य भेद पढ़ने से पहले हमें वाक्य को जानना होगा तो वाक्य होता क्या है। सो वाक्य एक पूर्ण विचार को व्यक्त करने वाला एक शब्द समूह होता है और वही वाक्य कहलाता है। एक पूर्ण विचार को व्यक्त करने वाला शब्द समूह, जो भी विचार आता हो, जिस भी तरह का विचार आता हो, तो जो भी विचार है वो अपने आप में एक कंप्लीट एक पूर्ण वाक्य होता है जो कि शब्दों का समूह होता है। और स्टूडेंट्स, जो शब्द है ये वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्ण भी स्वर और व्यंजन में बांटा गया उन्हें। सो व्यंजन से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से एक वाक्य बनता है। सो वाक्य एक पूर्ण विचार को व्यक्त करने वाला शब्द समूह कहलाता है। सो अरस्तु के अनुसार, जो कि एक बहुत ही फिलोसोफर रहे हैं, तो अरस्तु ने कहा है कि वाक्य सार्थक ध्वनियों का योग है। वाक्य सार्थक ध्वनियां, सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उन ध्वनियों का क्या है, योग है। वाक्य सार्थक ध्वनियों का योग है जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, चाहे वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो, इच्छावाचक हो, या सरल हो, मिश्रित हो या संयुक्त हो, किसी प्रकार का वाक्य हो सकता है लेकिन उसका कुछ अर्थ निकलता हो, सार्थक ध्वनियां होती है। अब स्टूडेंट्स, वाक्य का वर्गीकरण कैसे किया गया। सो वाक्य को दो भागों में बांटा गया। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए गए। पहला, एक रचना के आधार पर वाक्य को बांटा गया है, उसका भेद किया गया है। रचना के आधार पर कैसे रचा जाता है उससे। दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद किया गया। सो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य क्या क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, वाक्यों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला, रचना के आधार पर वाक्य क्या होते हैं और दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होते हैं। सो रचना के आधार पर जो वाक्य है जिसे हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, सो रचना के आधार पर जो वाक्य है, पहला, उसे तीन भागों में, एक्चुअली उसे तीन भागों में बांटा गया है। सो उनमें पहला जो है सरल या साधारण वाक्य, जो पहला वाक्य का प्रकार है। दूसरा, मिश्र या मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है इसे, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। और तीसरा, संयुक्त वाक्य। तो ये क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे, ये भी हम जानेंगे। और दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वाक्यों का, वो है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसके 8 प्रकार होते हैं। सो पहला जो प्रकार है वो है विधिवाचक वाक्य। दूसरा जो है निषेधात्मक वाक्य, इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह का आपको इसका चिन्ह मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का। आज्ञावाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक वाक्य होता है। विस्मय, जिसमें हमें एकदम से आश्चर्य हो जाता है, तो इसका चिन्ह इस तरह से दिखाया जाता है, विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं हम इसे। संदेहवाचक वाक्य होता है, जिसमें संदेह जताया जाता है। संकेतवाचक वाक्य होता है। तो ऐसे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले कि रचना के आधार पर वाक्य क्या होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। इसे हम सीक्वेंस से बारी बारी से समझेंगे क्या होते हैं ये वाक्य। सो स्टूडेंट्स, रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो फर्स्ट नंबर पे आता है, उनमें सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जो हमें उसको मिश्रित वाक्य में बदलना होता है या संयुक्त वाक्य में बदलना होता है। तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य क्या होता है इसे हम जान लेते हैं। तो सरल वाक्य क्या होता है, देखिए, एक ही भाव को व्यक्त करने वाले जो वाक्य है, एक ही भाव को व्यक्त करने वाले जो वाक्य वो सरल वाक्य कहलाते हैं। या फिर इन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है और एक मुख्य कर्ता होता है, तो वो भी सरल वाक्य कहलाता है। सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि एक ही भाव को व्यक्त करने वाले जो वाक्य है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों में की खासियत ये होती है कि इसमें एक क्रिया होती है जो कि महत्वपूर्ण होती है और एक ही कर्ता होता है इसमें। सो इसके याद रखने के लिए ये खास बात है इसकी कि सरल वाक्य में हमेशा आपको एक ही कर्ता मिलेगा और एक ही क्रिया मिलेगा, यानी कि इसमें कर्ता और क्रिया दोनों ही प्रधान होते हैं इन वाक्यों में। सो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि श्याम खाना खाता है। तो देखिए, श्याम यहाँ
यहां पे हो गया कर्ता और खाना खाता है, तो ये जो खाने की जो प्रोसेस है, खाना खाता है, सो ये जो खाने की जो प्रोसेस है वो इसकी क्रिया कहलाएंगी। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे इसमें कर्ता हो जाएंगे और खेलना ये हो जाएगा क्रिया, महत्वपूर्ण हो जाएगी। आप अपनी समस्याएं बताएं, सो आप यहां पे हो जाएंगे कर्ता और समस्याएं यहां पे हो जाएंगी क्रिया। सो ये सिंपल से वाक्य है, इसमें क्रिया और कर्ता ही महत्वपूर्ण होता है, दोनों ही प्रधान होते हैं, तो इन वाक्य को हम सरल वाक्य कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, रचना के आधार पर वाक्य का अगला प्रकार जो है वो है मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसे मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। सो इसकी परिभाषा क्या है? सो जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, या जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों की रचना एक या एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो या होती हो, या जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य जो है वो आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। सो इसे पहचानने का तरीका क्या है? सो आपको इन जो वाक्य है, इन वाक्यों में आपको ऐसे शब्द जरूर मिलेंगे, जैसे कि ज्यो त्यो, जिसकी उसकी, जब तब, जहां वहां, जब तक, यदि तो, और भी है, और भी जो शब्द है इसमें मिलते हैं। सो इसके कुछ उदाहरण है, उसे हम देखते हैं। सो पहला उदाहरण इसका, अशोक ने बताया कि कल उसकी छुट्टी रहेगी। सो अशोक ने बताया, सो देखिए अशोक ने बताया कि, देखिए यहां पे की शब्द आ रहा है कि कल उसकी भी शब्द आ रहा है यहाँ पे। सो ये जो शब्द है ये बताएंगे कि ये मिश्रित वाक्य है। देखिए प्रथम जो उपवाक्य वो कहां से कहां तक रहेगा, अशोक ने बताया कि, तो अशोक ने बताया ये प्रधान उपवाक्य रहेगा, और आश्रित वाक्य क्या रहेगा कि उसकी छुट्टी रहेगी, कि कल उसकी छुट्टी रहेगी, यह आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। यह वही भारत देश है, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सो देखिए यह वही भारत देश है, ये प्रधान उपवाक्य होगा। अब देखिए यहाँ पे वही शब्द का प्रयोग हुआ है। सो यह वही भारत देश है जिसे, अब देखिए यहाँ पे जिसे शब्द का प्रयोग है, तो जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सो ये आश्रित उपवाक्य है। एक और उदाहरण देखते हैं, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे सफल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो छात्र, देखिए जो का प्रयोग हुआ है, मतलब ये मिश्रित वाक्य होगा। तो जो छात्र परिश्रम करते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट उपवाक्य है, तो वो जुड़ा हुआ है दूसरे आश्रित वाक्य से। तो जो छात्र परिश्रम करते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका प्रधान उपवाक्य, वे सफल हो जाते हैं, तो ये आश्रित उपवाक्य है यहाँ पे। अगला उदाहरण इसका, वह निर्धन है किंतु ईमानदार है, वह निर्धन है किंतु ईमानदार है। तो वह निर्धन है, ये एक प्रधान उपवाक्य हो गया, किंतु ईमानदार है, तो यहां देखिए किंतु का प्रयोग किया गया है, और स्टार्टिंग में यहां पे वह का प्रयोग किया गया है। सो वह निर्धन है किंतु ईमानदार है, तो किंतु ईमानदार यह आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, रचना के आधार पर जो वाक्य है उसका तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य होता क्या है? तो जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक अवयव शब्द से जुड़े होते हैं, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अवयव शब्द द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, या उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, या वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखिए वो समुच्चय बोधक योजक अवयव शब्द कौन से हो सकते हैं? जैसे कि या, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि, ऐसे जो शब्द है, एवं तक, जो ऐसे जो शब्द है, ये समुच्चय बोधक योजक अवयव शब्द कहलाते हैं। अगर इनको हम हटा दें किसी शब्द में से, तो दो अलग अलग स्वतंत्र शब्द बन जाएंगे, वाक्य बन जाएंगे, स्वतंत्र वाक्य। जैसे कि देखिए, मैं अच्छा खेला, उदाहरण देखते हैं हम, कुछ उदाहरण दिए हमने। तो जैसे मैं अच्छा खेला, तो अपने आप में कंप्लीट वाक्य, किंतु हार गया। अब देखिए यहां किंतु का प्रयोग किया है, अगर मैं किंतु को हटा भी दूं तो मैं अच्छा खेला, ये आपने एक कंप्लीट वाक्य है। हार गया मतलब ये भी अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य है, मैंने किंतु लगा दिया, मैंने इसको दोनों वाक्यों को मैंने जोड़ दिया। सो एक क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बन गया। तो मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। मंत्री जी का भाषण समाप्त हो गया, ये अपने आप में एक कंप्लीट उपवाक्य है। और वे घर चले गए, ये भी अपने आप में कंप्लीट उपवाक्य है, लेकिन हमने और लगा दिया यहाँ पे,
यानी कि समुच्चय बोधक अवयव शब्द का प्रयोग कर दिया हमने यहाँ पे, तो वो संयुक्त वाक्य बन गया, यानी दो या दो से अधिक उपवाक्य मिलान से एक संयुक्त वाक्य बन गया। सो मंत्री जी का भाषण समाप्त हो गया और वे घर आ गए। अगला उदाहरण है, उसे फल खरीदने थे इसीलिए वो बाजार गया। उसे फल खरीदने थे, तो ये भी एक कंप्लीट उपवाक्य है। वह बाजार गया, तो बाजार गया, वह बाजार गया, ये भी अपने आप में कंप्लीट उपवाक्य है। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट उपवाक्य है। तो दो उपवाक्य मिल गए, उसको जोड़ के रखा किसने, इसीलिए और किंतु ऐसे समुच्चय बोधक शब्दों ने। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसे भी हम देखेंगे। वाक्यों का परिवर्तन कैसे होगा उसे भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाक्य रूपांतरण देखते हैं। वाक्य रूपांतरण कैसे होता है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है, मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसे हम देखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में कैसे रूपांतरित किया जाता है, कैसे उसका परिवर्तन किया जाता है। तो पहला एक उदाहरण देख लेते हैं। अब परिश्रम करने वाले छात्र सफल हो जाते हैं, ये एक साधारण वाक्य, सरल वाक्य कि परिश्रम करने वाले जो छात्र होते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो परिश्रम करने वाले छात्र सफल हो जाते हैं, ये साधारण वाक्य है। तो इसे हमें मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो मिश्रित वाक्य में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए कैसे होगा कि जो छात्र परिश्रम करते हैं, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे सफल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि जो, वे, ज्यो, त्यो, जब, तब, ये ऐसे शब्दों का जब जहां प्रयोग होता है वह मिश्रित वाक्य बनता है। तो देखिए जो का प्रयोग किया गया और यहाँ पे वे का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे जब भी कॉमा लगेगा तो आप समझिए कि मैक्सिमम टाइम जो शब्दों में ये क्या बोलते हैं, वाक्यों में कॉमा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। तो जो छात्र परिश्रम करते हैं वे सफल हो जाते हैं, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे सफल हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें उपवाक्यों से मिलकर बन रहा है कि एक वाक्य जो है ये प्रधान वाक्य, दूसरा आश्रित वाक्य है। एक वाक्य प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य है। तो देखिए जो छात्र परिश्रम करते हैं ये प्रधान वाक्य हो गया, और आश्रित वाक्य क्या है, वे सफल हो जाते हैं, तो ये आश्रित वाक्य हो गया। तो परिश्रम करने वाले छात्र सफल हो जाते हैं, ये साधारण वाक्य था। और इसका मिश्रित वाक्य में कैसे परिवर्तन हुआ कि जो छात्र परिश्रम करते हैं वे सफल हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। साधारण वाक्य, सरल वाक्य है कि स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। अब इसे मिश्रित वाक्य में बदलना है, यानी कि दो वाक्यों में लाना है। तो जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो और वे, सिमिलरली यहाँ पे भी जो और वे का ही प्रयोग किया गया कि जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। अब देखिए तीसरा उदाहरण, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। सरल वाक्य, साधारण वाक्य कि वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। अब इसका मिश्रित वाक्य में कैसे परिवर्तन हुआ कि क्योंकि उसे जूते खरीदने थे, क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। इसे मिश्रित वाक्य में बदल दिया गया है। देखिए दो उपवाक्यों का प्रयोग किया गया है, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि का प्रयोग किया गया है और उसके बाद यहाँ पे इसलिए का प्रयोग किया गया है। सो ये मिश्रित वाक्य में ऐसा परिवर्तन होता है कि क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। सो स्टूडेंट, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे रूपांतरण होता है वो हम देखते हैं कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे रूपांतरित किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे पहला उदाहरण, निर्धन होने पर भी वो ईमानदार है। एक सरल वाक्य है कि निर्धन होने पर भी वह यहाँ पे करता है और ईमानदार यहाँ पे क्रिया है। सो वह निर्धन होने पर भी वो ईमानदार है। तो इसको संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करें। संयुक्त वाक्य मतलब दो वाक्य को बनाना किसी समुच्चय बोधक अवयव के द्वारा। तो देखिए वह निर्धन है, वह निर्धन है, यह अपने आप में एक उपवाक्य हो गया कि वह निर्धन है, किंतु यहां पर देखिए किंतु का प्रयोग किया गया, यानी कि समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया गया, समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया गया। तो किंतु वह ईमानदार है। ठीक है। सो यहां पे देखिए पहला जो है ये भी एक उपवाक्य, दूसरा जो है ये भी उपवाक्य और बीच में किंतु का यानी कि समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया गया है। सो वह निर्धन है किंतु ईमानदार है, इस तरह से उसका रूपांतरण होगा। दूसरा उदाहरण इसका, वह भोजन करके विद्यालय जाता है। अब देखिए ये सरल वाक्य की वह भोजन करके विद्यालय जाता है। सो वह यहाँ पे करता है और जाता है। जाता है मतलब क्या, क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया है। तो यहाँ पे एक ही करता है, एक ही क्रिया है। सो इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा। सो भोजन करता है एक उपवाक्य हो गया और समुच्चय बोधक अवयव विद्यालय जाता है, ये दूसरा उपवाक्य हो गया कि वो भोजन करता है और विद्यालय जाता है। तीसरा उदाहरण देखिए,
परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो यहाँ पे परिश्रम जो है कर्ता का काम कर रहा है, पे परिश्रम, क्योंकि परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो परिश्रम यहाँ पे करता है, प्राप्त करना मतलब यहाँ पे क्रिया होती है, तो परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। अब देखिए इसका संयुक्त वाक्य कैसे होगा, परिश्रम करते रहो, परिश्रम करते रहो, ये उपवाक्य हो गया, और समुच्चय बोधक वाक्य का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करेंगे, और सफलता प्राप्त करो, सफलता प्राप्त करो, ये दूसरा उपवाक्य हो गया। तो इस तरह से सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरित किया जाता है, इस तरह से परिवर्तन लाया जाता है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में कैसे रूपांतरण किया जाता है, ये मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो इसका कुछ उदाहरण मैंने लिखे, मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। देखिए पहला उदाहरण कि जो छात्र परिश्रम करेंगे वे अवश्य उत्तीर्ण होंगे, मिश्रित वाक्य कि जो छात्र परिश्रम करेंगे वे अवश्य उत्तीर्ण होंगे। देखिए यहाँ पे वे का प्रयोग किया गया है, जो का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और दो भागों में तोड़ा गया है इसे, यानी कि एक है आपका है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। सो जो छात्र परिश्रम करेंगे वे अवश्य उत्तीर्ण होंगे, मिश्रित वाक्य। इसे हमें सरल वाक्य या साधारण वाक्य में परिवर्तन करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए परिश्रमी छात्र अवश्य उत्तीर्ण होंगे, सिंपल साधारण सा कि परिश्रमी जो छात्र है, परिश्रमी छात्र अवश्य उत्तीर्ण होंगे, परिश्रमी छात्र अवश्य उत्तीर्ण होंगे, साधारण वाक्य में। इस तरह से इसका परिवर्तन होगा, यहाँ पे जो भी हट जाएगा वे भी हट जाएगा, और एक दो वाक्य से एक कंप्लीट वाक्य बन जाएगा कि परिश्रमी छात्र अवश्य उत्तीर्ण होंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। देखिए सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि, देखिए यहाँ पे क्योंकि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो बीमार है। सो ये प्रधान उपवाक्य है, यह आश्रित उपवाक्य है। तो सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वो बीमार है, तो इसको साधारण वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो सुषमा बीमार है, सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई, सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई, सिंपल सा साधारण सा इसका परिवर्तन होगा। अगला उदाहरण देखिए, राम ने कहा कि वो निर्दोष है, राम ने कहा, देखिए ये प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य हो गया। अब देखिए यहाँ पे की का प्रयोग किया गया, की का प्रयोग किया गया, वह निर्दोष है, वह निर्दोष है, अपने आप में ये आश्रित वाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। सो राम ने कहा कि वह निर्दोष है, तो साधारण वाक्य या सरल वाक्य में कैसे परिवर्तन करेंगे, तो राम ने स्वयं को निर्दोष कहा, राम ने स्वयं को निर्दोष कहा। तो देखिए यहाँ पर राम करता है और स्वयं को निर्दोष, निर्दोष ही उसकी क्रिया हुई कि निर्दोष कहा, सरल वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा कि राम ने स्वयं को निर्दोष कहा। इस तरह से इसका परिवर्तन होगा कि मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है। सो स्टूडेंट्स मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे रूपांतरण होता है उसे हम देखेंगे कि मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है। सो इसका पहला उदाहरण है कि यद्यपि वह अच्छा खेला फिर भी वह हार गया, यद्यपि वह अच्छा खेला फिर भी वह हार गया। तो ये मिश्रित वाक्य है। देखिए यहाँ पे यद्यपि का प्रयोग किया गया है और फिर का प्रयोग किया गया है। सो यद्यपि वो अच्छा खेला, तो यद्यपि वो अच्छा खेला यानी कि यहाँ पे ये प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य है, फिर भी वो हार गया, तो हार गया ये आश्रित उपवाक्य है। तो देखिए इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, तो संयुक्त वाक्य मतलब दो प्रधान उपवाक्य में हमें बदलना है और बीच में समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग करना है। तो वह अच्छा खेला, वो अच्छा खेला, तो ये अपने आप में एक प्रधान उपवाक्य हो गया, किंतु का प्रयोग किया गया यहाँ पे, किंतु हार गया। अब हार गया ये भी एक उपवाक्य है। सो दो वाक्य को मिलकर समुच्चय बोधक के थ्रू एक नया वाक्य बनाया जा रहा है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो वो अच्छा खेला किंतु हार गया, तो इस तरह से इसका परिवर्तन होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, यदि आप घर पर आए तो आपसे बात हो। देखिए मिश्रित वाक्य, यदि आप घर पर आए तो आपसे बात हो। तो देखिए यहाँ पे यदि और तो का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे यदि और तो यानी कि ऐसे अगर अवयव का प्रयोग किया जाता है, अवयव शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये मिश्रित वाक्य होता है। सो यदि आप घर पर आए, तो ये अपने आप में प्रधान उपवाक्य हो गया, आपसे बात हो, ये आश्रित उपवाक्य है, तो इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो आप घर पर आइए, आप घर पर आइए और बात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप घर पर आइए ये एक कंप्लीट उपवाक्य है, बात कीजिए ये कंप्लीट उपवाक्य है, तो इसमें और का प्रयोग किया गया यानी कि समुच्चय बोधक अवयव शब्द का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आप घर पर आइए और बात कीजिए, इस तरह से हो जाएगा। और तीसरा उदाहरण देखते हैं, जो ही वह आया त्यों ही सो गया, जो ही वह आया त्यों ही सो गया, यानी कि यहाँ पे जो और त्यों का प्रयोग किया गया, यानी कि ये मिश्रित उपवाक्य है कि जो ही वह आया त्यों ही सो गया। अब इसे संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, सो वह आया और तुरंत सो गया, तो वह आया ये उपवाक्य हो गया, तुरंत सो गया ये उपवाक्य हो गया। अब इसे समुच्चय बोधक अवयव शब्द द्वारा कौन सा शब्द लगाया गया, और का प्रयोग, तो यहाँ पे वह आया और तुरंत सो गया, तो इस तरह से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा।
सो स्टूडेंट्स, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में कैसे रूपांतरण होता है उसे देख लेते हैं। सो इसकी कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण, तुम बाहर गए और वह सो गया। संयुक्त वाक्य और का प्रयोग हुआ है, और पहला जो इसका भाग है तुम बाहर गए, यानी कि प्रथम जो चरण है उसमें एक कंप्लीट उपवाक्य है, वह सो गया, यह भी एक कंप्लीट उपवाक्य है। बीच में समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया गया और का ये संयुक्त वाक्य। इसे हमें सरल वाक्य, साधारण वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इस देखिए, सरल वाक्य में परिवर्तित करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कर्ता और क्रिया। तो देखिए यहाँ पे कैसा हो जाएगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वो सो गया, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। तो तुम्हारे यानी कि जिस कर्ता की बात की जा रही है उसका यहाँ पे कर्ता ये तुम्हारा, तुम्हारे हो जाएगा। सो जाना, सो गया यानी कि क्रिया होगी, तो तुम्हारे जाते ही वह सो गया। इस तरह से सरल वाक्य में इसको परिचित करेंगे संयुक्त वाक्य को। दूसरा उदाहरण देखिए, मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसे लाभ नहीं मिलता। मजदूर परिश्रम करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। तो देखिए ये संयुक्त वाक्य है। देखिए मजदूर परिश्रम करता है, ये एक उपवाक्य हो गया, लेकिन का प्रयोग किया यानी कि समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया गया है, उसका उसे लाभ नहीं मिलता, ये एक दूसरा उपवाक्य हो गया यहाँ पे। सो इसका सरल वाक्य में कैसे परिवर्तन होगा, तो मजदूर को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिलता। सरल वाक्य में परिवर्तन हो जाएगा कि मजदूर यहाँ पे करता है, परिश्रम उसकी क्रिया है, तो मजदूर को अपने परिश्रम का लाभ नहीं मिलता। इस तरह से इसका परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देखिए, यदि वह झूठ न बोलता, यदि वो झूठ न बोलता तो दंड न पाता। तो देखिए यहाँ पे यदि का प्रयोग किया गया है, कॉमा का प्रयोग किया गया, तो का प्रयोग किया गया है। सो ये संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। यदि वो झूठ न बोलता है यानी कि एक उपवाक्य हो गया। यहाँ पे देखिए कॉमा का प्रयोग किया गया है और दंड न पाता, तो ये दूसरा उपवाक्य हो गया। तो का प्रयोग किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये संयुक्त वाक्य, इसको हम सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो झूठ न बोलने पर वह दंड न पाता, झूठ न बोलने पर वह दंड न पाता, तो वह मतलब कर्ता, दंड मतलब क्रिया। तो यहाँ पे एक ही कर्ता एक ही क्रिया है, मतलब झूठ न बोलने पर वो दंड न पाता। इस तरह से सरल वाक्य में इसका परिवर्तित हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अंत में हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे उसका परिवर्तन किया जाता है, कैसे उसका रूपांतरण होता है। तो देखिए पहला उदाहरण, वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है, ये सेंटेंस है संयुक्त वाक्य का, संयुक्त वाक्य है ये। तो देखिए इसका मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तन होगा। देखिए वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए वक्त निकल जाता है अपने आप में एक उपवाक्य है, बात याद रहती है अपने आप में एक उपवाक्य, पर का प्रयोग किया गया है, यानी कि आपने समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया गया है। तो इसका रूपांतरण मिश्र वाक्य में कैसे होगा, यानी कि एक उपवाक्य हमें प्रधान चाहिए और दूसरा आश्रित उपवाक्य चाहिए। तो देखिए भले ही वक्त निकल जाता है, भले ही वक्त निकल जाता है और फिर भी बात याद रहती है, फिर भी बात याद रहती है। तो यहाँ पे भले ही और फिर भी का प्रयोग किया गया है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये मिश्रित वाक्य में परिवर्तित हो चुका है। काम पूरा कर डालो, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। तो देखिए काम पूरा कर डालो अपने आप में एक उपवाक्य है, नहीं तो जुर्माना होगा, जुर्माना होगा ये अपने आप में उपवाक्य है। यहाँ पे नहीं तो का प्रयोग किया गया है, ठीक है, नहीं तो का प्रयोग किया गया, यानी कि यहाँ पे तो का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य होगा, सॉरी उपवाक्य होगा। देखिए काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, तो यहाँ पे तो का प्रयोग किया गया, तो इसका मिश्रित उपवाक्य क्या होगा, यदि, देखिए यदि का प्रयोग किया गया, यदि तो ऐसे अवयव का प्रयोग किया गया। तो यदि काम पूरा नहीं करोगे, यदि काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा। तो यदि काम पूरा नहीं करोगे ये आपका क्या है, प्रधान वाक्य, तो जुर्माना होगा, जुर्माना होगा, यह आश्रित उपवाक्य। तो यदि काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा। अगला उदाहरण, मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। मैं अच्छा खेला ये अपने आप में एक उपवाक्य है, हार गया अपने आप में एक उपवाक्य, किंतु का प्रयोग किया गया, यानी कि यहाँ पे समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग, अवयव शब्द का प्रयोग हुआ है। सो देखिए इसका मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा, यद्यपि मैं अच्छा खेला, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। तो यहाँ पे यद्यपि और फिर भी का प्रयोग हुआ है मिश्रित उपवाक्य बनाने की। तो मैं अच्छा खेला ये अपने आप में क्या है, प्रधान उपवाक्य है, हार गया आश्रित उपवाक्य है। सो देखिए यद्यपि अच्छा खेला, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। सो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह वाक्य के हमने भेद देखे, वाक्य के भेद के प्रकार हमने देखे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने 8 प्रकार के देखे, और रचना के आधार पर हमने 3 प्रकार के देखे। तीनों को हमने डिटेल में समझा, उसके रूपांतरण देखे, परिवर्तन देखा, उनमें क्या क्या चेंजेस होता है। तो इस तरह से हमने देखा। सो स्टूडेंट्स
और हिंदी ग्रामर की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये इसका पहला वीडियो लेक्चर था। इसके बाद हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के क्या प्रकार होते हैं, क्या भेद होता है, उसमें परिवर्तन कैसा होता है, तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। सो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी वाले सर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अधिक से अधिक वीडियो चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता है।